लिक्विड सोल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहला जो था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसका हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड देखा था पिछले क्लास में, ओस्टवाल्ड वॉकर्स मेथड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दोनों को हम साथ साथ पढ़ेंगे। इसमें होता यह है कि तुम्हारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है, वाटर है चाहे बेंजीन है, और उसमें अगर तुम कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो तुम ये पाओगे कि जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो पहले की तुलना में कम हो गया है और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है पहले की तुलना में ज्यादा हो गया है। तो कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा ये सब कुछ मैथमेटिकली हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखो व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट is added into a pure solvent, pure और कैसा solvent, volatile solvent, pure volatile solvent, then we observe that freezing point decreases बट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। किसका? सॉल्यूशन का। किसकी तुलना में? प्योर सॉल्वेंट की तुलना में। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को स्टडी करते हैं वाटर के केस में। वैसे किसी भी सॉल्वेंट में ऐसा होता है, और ये जो इंक्रीमेंट आता है हम ये पाते हैं कि जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो सॉल्यूट के नेचर से इंडिपेंडेंट होता है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, जो कि पिछले क्लास में बताए थे कि सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ऐसा होता है। तो पहले हम वाटर का केस ले रहे हैं। लिखो 3 फेज डायग्राम ऑफ वाटर। थ्री फेज डायग्राम ऑफ वाटर। वाटर का मतलब प्योर सॉल्वेंट हो गया। अब ये 3 फेज डायग्राम क्या होता है? तो बच्चों 3 फेज डायग्राम प्रेशर और है ना, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का एक कर्व होता है जो ये बताता है कि किसी भी पार्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे वाटर का फेज क्या होगा। फेज का मतलब ये सॉलिड फेज में होगा, लिक्विड फेज में होगा या गैसियस फेज में होगा। तो डायग्राम आता कैसे है? करो क्या कि कोई भी प्रेशर तुम चूज करो, कोई भी टेम्परेचर चूज करो, और दोनों परपेंडिकुलर लाइन का जहां पे क्रॉस सेक्शन है उस पॉइंट पे अगर सॉलिड फेज आ रहा है तो सॉलिड कलर का डॉट दे दो, लिक्विड आ रहा है तो लिक्विड का कोई दूसरा कलर का डॉट दे दो, और अगर वेपर आ रहा है तो कोई दूसरा डॉट दे दो। तो बहुत सारे सैंपल में बहुत सारे प्रेशर और टेम्परेचर के करेस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे डॉट दे दें तो यहाँ पे एक कलरफुल हमको डायग्राम दिखेगा जिसमें सॉलिड अलग होगा, लिक्विड अलग होगा और वेपर अलग होगा। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे आता है, कुछ ऐसे आता है। ये इधर का जो पूरा जोन है ना, इसमें जितना प्रेशर टेम्परेचर का सेट है उसमें वाटर आइस के फॉर्म में रहता है, हमारा H2O जो है वो आइस के फॉर्म में रहता है। इस वाले जोन में लिक्विड के फेज में रहता है और इस वाले जोन में गैसियस फेज में रहता है। और ये जो बीच का लाइन देख रहे हो, जैसे लिक्विड और गैस के बीच का लाइन है, तो इस पूरे लाइन पे जो भी प्रेशर और टेम्परेचर आपको मिलेगा उस पार्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे वाटर चाहे H2O लिक्विड और वेपर दोनों फेज में एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम कमेंट करेंगे कि लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है इस पार्टिकुलर लाइन पे, क्योंकि दोनों में एग्जिस्ट करता है। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस लाइन पे जितना भी टेम्परेचर होगा वह उस पार्टिकुलर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। अगर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ढूंढना चाहते हो तो 1 बार प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग हम लोग देख लेंगे कि कहां पे टेम्परेचर आ रहा है इस लाइन के करेस्पॉन्डिंग। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पार्टिकुलर लाइन पे लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है और इसे हम बोलते हैं वेपोराइजेशन कर्व। ये जो लाइन है नीचे वाला, इस लाइन पे सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में होगा। इस लाइन पे जितना भी पॉइंट है उस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग कोई भी प्रेशर और टेम्परेचर आएगा तो उस पे सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में होगा, यानी ये सारा का सारा सब्लिमेशन पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। तो ये कौन सा कर्व हो गया? इसको हम बोल सकते हैं सब्लिमेशन कर्व। अगर सॉलिड गैस में जाएगा तो सब्लिमेशन कर्व, अगर गैस सॉलिड में जाएगा तो सॉलिडिफिकेशन कर्व भी तुम बोल सकते हो। तो दोनों लिख देते हैं। ये हो गया सब्लिमेशन कर्व। ठीक है। चाहे दूसरा नाम क्या बोले, सॉलिडिफिकेशन और
सॉलिडिफिकेशन कर्व। अगर ये वेपोराइजेशन कर्व है लिक्विड के गैस में जाने का, तो हम इसी को कंडेंसेशन कर्व भी बोल सकते हैं। अगर गैस लिक्विड में गया तो कंडेंसेशन कर्व। ये वाला कर्व क्या होगा बच्चों, इसमें सॉलिड जा रहा है लिक्विड में, तो ये कर्व मेल्टिंग कर्व भी बोल सकते हो, फ्रीजिंग कर्व भी बोल सकते हो, फ्यूजन कर्व भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं मेल्टिंग कर्व। ये वाला लाइन। अब ये देखो, ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट पे क्या सीन है। इस पॉइंट पे ये पॉइंट सॉलिड वाले साइड में भी कॉमन है, लिक्विड वाले साइड में भी कॉमन है, गैस वाले साइड में भी कॉमन है। तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब हुआ कि इस वाले पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, यहां जो भी टेम्परेचर होगा, जो भी प्रेशर होगा, वहां पे हमारा जो वाटर है उसका तीनों फेज एग्जिस्ट करेगा। तो ये वाला पॉइंट कहलाएगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ये होता कहां पे है, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आएगा, करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आएगा, वो टेम्परेचर होता है 0.0098 डिग्री सी। इसलिए इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.01 डिग्री सी भी बोलते हैं। ठीक है, और प्रेशर कितना होता है, तो प्रेशर होता है 4.58 mm, है ना। अगर mm हो गया चाहे डॉर हो गया, अगर इसको तुम बार में चाहे एटीएम में बदलोगे तो तुम 760 से डिवाइड कर दोगे। बार और एटीएम अप्रॉक्स में सेम होता है, एग्जैक्ट सेम नहीं होता है। 1 एटीएम बराबर 1.01325 बार, पहले तुम लोग याद किए होगे। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें रिप्रेजेंट करना है इस पर्टिकुलर डायग्राम में नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को, तो नॉर्मल का मतलब क्या, 1 एटीएम चाहे 1 बार प्रेशर लेंगे, है ना, ऐसे 1 बार ले लेते हैं, 1 बार। तो अगर हम यहां पे एक लाइन ले लें, ठीक है, और अगर ये लाइन कट कर रहा है इन दोनों को इस तरीके से, तो ये मान लो ये प्रेशर जो है ये 1 एटीएम ही ले लो, नॉर्मल ले रहे हैं तो 1 एटीएम लेते हैं। ये 1 एटीएम प्रेशर के करस्पॉन्डिंग मान लो यहां पे कट कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आएगा, यहां पे जो टेम्परेचर आएगा, उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड दोनों का दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो हम इस पॉइंट को बोलेंगे कि ये मेल्टिंग पॉइंट है प्योर का, चाहे फ्यूजन पॉइंट है प्योर का, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर का। उसी प्रकार से 1 एटीएम के करस्पॉन्डिंग यहां पे कट किया, तो यहां पे अगर कट किया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आएगा इसे हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि टीबी नॉट। क्यों, क्योंकि इस पार्टिकुलर पॉइंट पे लिक्विड गैस दोनों इक्विलिब्रियम में है और 1 एटीएम पे है, तो ये कहलाएगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और ये कहलाएगा नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो ये प्योर का है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो प्योर फेज है हमारा, इसमें हम ऐड करेंगे किसी ना किसी सॉल्यूट को, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को, और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या सीन होता है। तो जैसे ही आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को इसमें ऐड करोगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को, तो ऐड करने के साथ वेपर प्रेशर जो है वो सोल्यूशन का घट जाएगा पिछले क्लास से। अगर वेपर प्रेशर घटेगा तो वेपर प्रेशर किसका होता है, सोल्यूशन का, लिक्विड फेज में जो होता है ना। तो ये जो लाइन है, ये लाइन लिक्विड का लाइन, एक तो ये रहा सॉलिड के साथ कॉमन, और एक ये रहा। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर घटेगा तो इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है वो घटेगा। कहने का मतलब प्रत्येक कंपोजिशन के करेस्पॉन्डिंग ये जो प्रेशर आ रहा था पहले, उससे अब थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जैसे ही आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को इसमें ऐड करते हो, ये लाइन लिक्विड वाला, सॉलिड लिक्विड के इक्विलिब्रियम वाला, थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, और ये लाइन जो है ये भी थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। और नीचे जाने की वजह से जो नया लाइन आएगा वो सॉल्यूशन का 3 फेज डायग्राम का लाइन होगा। ठीक है, तो उसका भी हम लोग डायग्राम बनाते हैं, पहले आप इतना नोट कर लो अच्छे से। बड़ा डायग्राम बनाना है, बड़ा स्पष्ट बनाना।
देखो बच्चों, बोला जा रहा है व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन द सॉल्वेंट, जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे वेपर प्रेशर विल डिक्रीज, वेपर प्रेशर घट जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से वेपर प्रेशर किसका घटेगा? सॉल्यूशन का। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज कर जाता है ना। किसका? लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिक्विड फेज में है, तो लिक्विड का जो लाइन है, तो लिक्विड का लाइन कहां कहां कॉमन है? एक सॉलिड के साथ, एक गैस के साथ। जो सॉलिड के साथ कॉमन है वो मेल्टिंग कर्व है, जो गैस के साथ कॉमन है वो वेपोराइजेशन कर्व है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे ही वेपर प्रेशर घटेगा, मेल्टिंग कर्व और वेपोराइजेशन कर्व जो है विल गो डाउन, वो नीचे चला जाएगा। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीजन ये होता है कि जब भी तुम एक लिक्विड सॉल्यूशन को फ्रीज कराते हो, तो उसमें चीनी का मॉलिक्यूल है वो फ्रीज नहीं करता है। फेज जो चेंज होता है वो केवल वाटर का होता है। अगर वाटर में चीनी मिला हुआ है, तुम उसको फ्रीज करा रहे हो, तो वाटर का मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएगा और वो आइस का फॉर्मेशन करेगा। फ्रीजिंग चीनी के पार्टिकल का नहीं हो रहा है, केवल आइस का हो रहा है। यानी कि सॉलिड फेज में केवल आइस एग्जिस्ट करता है, चीनी हमारा सॉल्यूट का सॉल्यूट है, वो सोल्यूशन नहीं है। अगर तुम इसी को गर्म करके वेपोराइज कराते हो, तो अगर तुम वेपोराइज कराओगे तो वेपोराइज चीनी नहीं होगा, वो नॉन वोलाटाइल है, वो नीचे सोल्यूशन नहीं रहेगा। वेपोराइज कौन होगा? तो वाटर होगा। कहने का मतलब वेपर फेज में केवल वाटर यानी कि सॉल्वेंट, सॉलिड फेज में केवल वाटर यानी कि सॉल्वेंट, और लिक्विड फेज में हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब सॉलिड और गैस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो उन दोनों के इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉलिड को तुम ऐड करो चाहे नहीं करो। जब प्योर सॉल्वेंट था तो भी सॉलिड और गैसियस फेज में केवल वाटर था एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में, और जब सॉल्यूशन का केस ले रहे हो तो इस केस में भी जो सॉलिड और गैस है वो दोनों का दोनों प्योर वाटर है। तो सॉल्वेंट के केस में और सॉल्यूशन के केस में सॉलिड और गैस के बीच का जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सब्लिमेशन कर्व जो है वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। अब देखो सेम डायग्राम फिर से बना रहे हैं, लेकिन अब सॉल्यूशन के लिए। पिछला था प्योर वाटर के लिए, प्रेशर से वॉल्यूम। तो एक काम कर रहे हैं, पहले पिछला वाला डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। पिछला डायग्राम कुछ यूं था, ऐसे है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया। और अब बोला जा रहा कि हमारा जो नया डायग्राम आएगा उसमें ये जो है ना मेल्टिंग कर्व है वो थोड़ा नीचे चला गया, तो हर पॉइंट थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा, तो ये नया लाइन बनेगा। उसी प्रकार से वेपोराइजेशन कर्व कुछ ऐसे हो गया। ये वाला जो कर्व है ये सॉल्यूशन के लिए आ रहा है, और ये जो कर्व था वो वाटर, प्योर वाटर के लिए था। 3 फेज डायग्राम अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग होता है, हम वाटर के केस में डिस्कस कर रहे हैं। तुम बोलोगे दूसरे सॉल्वेंट को ले लिया जाए तब तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो दूसरे सॉल्वेंट के लिए हम दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी वाटर के लिए पहले तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा ट्रिपल पॉइंट, नया वाला ट्रिपल पॉइंट यहां पे चला गया, थोड़ा सा डाउन चला गया, ठीक है। अब देखो अगर हम यहां फिर से 1 ATM का लाइन ड्रॉ कर दें, तो 1 ATM का लाइन अगर ड्रॉ करोगे, कुछ ऐसा मान लो हमने ड्रॉ कर दिया, ये हुआ 1 ATM का लाइन। तो 1 ATM के लाइन में बच्चों ये वाला जो पॉइंट था ये तो प्योर वाटर वाला है, ये प्योर वाटर वाला लाइन है, और ये जो कट किया था इसके करेस्पॉन्डिंग जो मेल्टिंग पॉइंट आया था वो TF नॉट आया था, और जो यहां पे कट किया उसके करेस्पॉन्डिंग जो बॉइलिंग पॉइंट आया था वो TB नॉट आया था, है ना। और ये किसका था? सॉल्वेंट का, प्योर वाटर का, ठीक है। ब्लू वाला सोल्यूशन है, ब्लैक वाला वाटर है। सब्लिमेशन कर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब तुम नोटिस करो 1 ATM का लाइन जो है सॉल्वेंट को यहां कट कर रहा था, लेकिन इस लाइन के नीचे जाने की वजह से अब सॉल्यूशन को, ये ब्लू वाला जो सॉल्यूशन है इसको तो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो अब नया वाला जो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट होगा वो इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग होगा, यहां पे कहीं होगा। तो ये नया वाला TF आ गया, TF नॉट हो गया प्योर सॉल्वेंट का मेल्टिंग पॉइंट, और TF हो गया सॉल्यूशन का मेल्टिंग पॉइंट। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो? सॉल्यूट को ऐड करने से मेल्टिंग पॉइंट पहले इस पॉइंट पे था, वहां से घट के TF पे आ गया, है ना। पहले यहां पे था, यहां से घट के ऐसे चला गया। दोनों के बीच का जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होगा उसे हम बोलेंगे डेल्टा TF। ये कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसी प्रकार से नया वाला बॉइलिंग पॉइंट अब यहां चला गया,
तो इसके करस्पॉन्डिंग जब बॉइलिंग पॉइंट दोगे तो टीबी हो जाएगा, है ना। और बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ चुका है, कितने से बढ़ा है, तो डेल्टा टीबी से। ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या क्या आया यहाँ पे, टीएफ नॉट क्या है, तो टीएफ नॉट है मेल्टिंग पॉइंट, है ना, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट। टीएफ क्या है, तो ये है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा टीएफ क्या है, तो डेल्टा टीएफ है मोड ऑफ टीएफ माइनस टीएफ नॉट। मोड ले लिए क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, डिप्रेशन को हमेशा पॉजिटिव दिखाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मोड नहीं लेना है तो तुम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओ, यानी टीएफ नॉट में से टीएफ को घटा देते हैं। अगर मोड को हटाओगे तो ये बन जाएगा टीएफ नॉट, है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट माइनस लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी सॉल्वेंट का उसमें से सोल्यूशन का घटा रहे हैं, सोल्यूशन का कम है। इसे बोलते क्या है, तो ये कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो एलिवेट नहीं हुआ, बढ़ा नहीं, बल्कि वो घट गया। ये प्रूफ हो गया इस डायग्राम से पानी के लिए। बिल्कुल उसी प्रकार से टीबी नॉट क्या है, तो टीबी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और डेल्टा टीबी क्या है, तो डेल्टा टीबी बराबर आ जाएगा मोड ऑफ टीबी माइनस टीबी नॉट। तो एलिवेट, बॉइलिंग पॉइंट तो एलिवेट करा है, तो टीबी ऐसे ही बड़ा होगा टीबी नॉट से। तो बिना मोड के अगर लिखोगे तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, और इसका नाम होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो ये इतना वाटर के केस में हम लोगों को समझ में आ गया। इसको नोट करो अच्छे से, याद रखना। पानी का 3 फेज डायग्राम जो इसके पहले हम बनाए थे उसको अच्छे से रटना, है ना। उस डायग्राम से भी सवाल पूछ सकता है कि किस प्रेशर किस टेम्परेचर पे पानी का फेज क्या होगा। नॉर्मली केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में उससे सवाल पूछता है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर एंट्रोपी के सहारे हम समझाते हैं कि किस प्रकार से फ्रीजिंग पॉइंट घटता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। एक बात बताओ, तुम मेल्टिंग कराओ चाहे वेपोराइजेशन कराओ, मेल्टिंग कराओगे तो सॉलिड लिक्विड के बीच का इक्विलिब्रियम, वेपोराइजेशन कराओगे तो लिक्विड गैस के बीच का इक्विलिब्रियम। अगर तुमसे पूछा जाए कि लिक्विड फेज में कौन एग्जिस्ट करता है, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, तो तुम बोलोगे दोनों एग्जिस्ट करता है ना। प्योर सॉल्वेंट है, बेंजीन ले लो, बेंजीन, और बेंजीन में कोई सॉल्यूट ऐड कर दो तो सोल्यूशन बनके तैयार हो गया। लेकिन जब तुम वेपोराइज करते हो तो वेपोराइज करोगे तो वेपर में तो केवल बेंजीन जाएगा क्योंकि हमारा सॉलिड नॉन वोलेटाइल है। उसी प्रकार से फ्रीजिंग कराओगे, है ना, तो फ्रीज करेगा केवल सॉल्वेंट हमारा, है ना। सॉल्यूट जो है वो तो ऑलरेडी पार्टिकल के फॉर्म में है, वो फ्रीज नहीं करेगा। कहने का मतलब सॉलिड फेज में केवल सॉल्वेंट एग्जिस्ट करता है, गैसियस फेज में केवल सॉल्वेंट एग्जिस्ट करता है, और लिक्विड फेज में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों एग्जिस्ट करता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि इन सभी के इंट्रोपी का ऑर्डर क्या है, तो सबसे कम इंट्रोपी होगा सॉलिड का, सबसे ज्यादा होगा गैस का, और लिक्विड का इंट्रोपी मिडिल में आएगा। और लिक्विड में भी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में इंट्रोपी किसका ज्यादा किसका कम होगा। तो वाटर रखा हुआ है, उसमें तुमने चीनी मिला दिया, चीनी उसमें घुल गया तो रैंडमनेस बढ़ गया। इंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया था कि किसी भी सॉलिड को अगर सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो इंट्रोपी बढ़ता है। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे, उसमें ही बताया गया था कि मिक्सिंग करने पे इंट्रोपी बढ़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बना रहे हैं जिसमें इंट्रोपी बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर इंट्रोपी बढ़ रहा है ना। ये एस है इंट्रोपी और ये इंक्रीज कर रहा है, इंट्रोपी इंक्रीजेस। तो सबसे कम इंट्रोपी किसका है, सबसे कम इंट्रोपी सॉलिड का है, और सॉलिड फेज में कौन है, सॉलिड सॉल्वेंट है। सबसे ज्यादा इंट्रोपी किसका है, सबसे ज्यादा इंट्रोपी है गैसियस का, चाहे वेपर का, और गैसियस फेज में भी सॉल्वेंट ही है। मिडिल में है ना, दोनों का दोनों लिक्विड आएगा, एक लिक्विड सॉल्वेंट दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन। किसका कम होगा, तो लिक्विड सॉल्वेंट का कम होगा। और सॉल्वेंट में जब किसी भी सॉलिड को ऐड करोगे तो इंट्रोपी उसका बढ़ जाएगा, मिक्सिंग में इंट्रोपी बढ़ जाता है। तो ये हो गया लिक्विड सॉल्यूशन। सही है बच्चों, यहां तक हो गया। अब एक बात बताओ, तुमको बताना है इस डायग्राम में, तुमको बताना है इस डायग्राम में कि इंट्रोपी चेंज क्या होगा मेल्टिंग का, है ना, सॉल्वेंट के केस में और सॉल्यूशन के केस में। पहले तो मेल्टिंग और फ्यूजन का। तो मेल्टिंग का मतलब क्या, सॉलिड लिक्विड के बीच का इंटर कन्वर्जन। अगर मेल्ट करा रहे हो तो सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, तो सॉलिड अगर लिक्विड में जाएगा तो इंट्रोपी में चेंज क्या आएगा। अगर प्योर सॉल्वेंट के लिए बात कर रहे हो, पहले तो हम प्योर सॉल्वेंट के लिए बात करें, तो प्योर सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड से प्योर सॉल्वेंट लिक्विड में गया।
तो इन दोनों के बीच का एंट्रोपी चेंज बता सकते हो किन दो लाइन के बीच का डिफरेंस होगा। तो अगर प्योर सॉल्वेंट के लिए बताया जाए तो ये रहा सॉलिड सॉल्वेंट और ये रहा लिक्विड सॉल्वेंट। तो इन दोनों लाइन के बीच का जो डिफरेंस है इसे हम बोलेंगे कि ये डेल्टा एस फ्यूजन है, ये डेल्टा एस फ्यूजन है। और किसके लिए है? तो ये सॉल्वेंट के लिए है, सॉल्वेंट के लिए है। उसी प्रकार से बिल्कुल इसी तरह से अगर हम तुमसे पूछें कि डेल्टा एस फ्यूजन बताओ लेकिन सॉल्वेंट के लिए नहीं, सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्यूशन के लिए क्या बताओगे? तो सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन के केस में तो लिक्विड सॉल्यूशन तो ये होगा, लेकिन सॉलिड फेज में तो केवल सॉल्वेंट एग्जिस्ट करता है। अगर तुम फ्यूजन कराओगे, मेल्टिंग कराओगे, फ्रीजिंग कराओगे तो ये सारी की सारी घटना तो होने वाली है बस सॉल्वेंट के साथ। जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो सॉल्वेंट फ्रीज करेगा, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो फ्रीज नहीं करेगा। तो इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच में होगा? सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्यूशन के बीच में। लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन है लेकिन जो सॉलिड फॉर्म में गया वो केवल सॉल्वेंट है। तो इन दोनों के बीच का एंट्रोपी का जो डिफरेंस होगा वो एंट्रोपी चेंज होगा फ्यूजन का, चाहे मेल्टिंग का, चाहे फ्रीजिंग का, है ना, लिक्विड सॉल्यूशन से सॉलिड सॉल्वेंट के बीच का। तो हम बोल सकते हैं ये रहा सॉलिड सॉल्वेंट और ये रहा लिक्विड सॉल्यूशन। तो इन दोनों लाइन के बीच का जो डिफरेंस है इसे हम बोल सकते हैं कि ये डेल्टा एस है फ्यूजन का, लेकिन किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन के लिए बोलेंगे क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में जब तुम फ्रीजिंग कराते हो तो सॉलिड फेज में केवल सॉल्वेंट जाता है। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से यही दोनों एंट्रोपी चेंज बताओ वेपोराइजेशन के केस के लिए। तो वेपोराइजेशन में अगर सॉल्वेंट के लिए बोलोगे तो लिक्विड सॉल्वेंट यहां रहा और गैसियस सॉल्वेंट यहां रहा। तो ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये वाला, ये हो जाएगा डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन किसके लिए? तो सॉल्वेंट के लिए। और अगर सॉल्यूशन के लिए बोला जाए तो लिक्विड सॉल्यूशन ये रहा और गैसियस सॉल्वेंट, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन को गर्म करोगे तो गैसियस फेज में सॉल्वेंट ही जाएगा। तो इन दोनों लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वो एंट्रोपी चेंज हो गया, डेल्टा एस हो गया वेपोराइजेशन का, लेकिन किसके लिए? तो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये डायग्राम पहले अच्छे से बनाओ, अच्छे से समझ लो। उसके बाद हम इस डायग्राम के सहारे प्रूफ करेंगे कि किसी भी सॉल्वेंट में अगर तुम सॉल्यूट को ऐड करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, पहले डायग्राम बनाइए, समझिए, खुद से रफ में 2-3 बार ट्राई करो कि तुम सही सॉल्वेंट का वेपोराइजेशन का एंट्रोपी चेंज सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का एंट्रोपी चेंज फ्यूजन के लिए और सॉल्यूशन का सही से तुम रिप्रेजेंट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। इस डायग्राम से भी सवाल पूछता है, तो अगर इस डायग्राम से पूछेगा तो सबसे इजी 4 नंबर होगा आपके लिए। ठीक है, नोट कर लो। हो गया बच्चों, लिख लिए? अब देखो हम बात कर रहे हैं फ्यूजन की, है ना, फ्यूजन की चाहे फ्रीजिंग की। इन केस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट लिखते हैं, इन केस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक बात बताना, थर्मोडायनेमिक्स में तुम पढ़े होगे कि डेल्टा एस फ्यूजन जो होता है वो डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होता है, और पढ़े होगे कि डेल्टा एस वेपोराइजेशन जो होता है वो डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टीवी के बराबर होता है, बशर्ते कि ये घटना मेल्टिंग पॉइंट पे घट रहा हो और ये घटना बॉइलिंग पॉइंट पे घट रहा हो। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो, तब ये दोनों फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो अगर तुमको डेल्टा एच फ्यूजन निकालना है और सॉल्यूशन के लिए निकालना है तो तुम डेल्टा एच फ्यूजन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करोगे, है ना, मेल्टिंग पॉइंट भी सॉल्यूशन का इस्तेमाल करोगे। सॉल्यूशन का मेल्टिंग पॉइंट टीएफ है, ऑलरेडी पिछले डायग्राम में बताए थे, और प्योर सॉल्वेंट का टीएफ नॉट है। प्योर को हम नॉट लगा के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुमको डेल्टा एच फ्यूजन सॉल्वेंट के लिए निकालना है तो डेल्टा एच भी सॉल्वेंट का होगा, टीएफ भी सॉल्वेंट का होगा। सही है बच्चों? अब देखो एक अच्छी बात, मान लो कि हम लिख रहे हैं डेल्टा एस फ्यूजन एक काम कर रहे हैं, यहां से एक बात बताओ, मेल्टिंग पॉइंट अगर लिखना है टीएफ तो टीएफ बराबर क्या लिखोगे? टीएफ बराबर आएगा, टीएफ ऊपर गया, डेल्टा एच फ्यूजन नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय डेल्टा एस फ्यूजन। किसके लिए? टीएफ क्या होता था? सॉल्यूशन का मेल्टिंग पॉइंट, तो ये दोनों डेटा सॉल्यूशन का है। उसी प्रकार से टीएफ नॉट अगर लिखोगे तो टीएफ नॉट किसका है? प्योर सॉल्वेंट का, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय डेल्टा एस फ्यूजन, लेकिन इस बार ये दोनों का दोनों डेटा जो है वो सॉल्वेंट वाला इस्तेमाल होगा।
इस डायग्राम से हम चाहें तो डेल्टा एस फ्यूजन सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का कंपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं डेल्टा एच पे। डेल्टा एस तो हमारा यहां से हो जाएगा, वो बाद में देखेंगे। अब आते हैं डेल्टा एच पे। तो अभी मैंने क्या बताया था कि तुम फ्यूजन कराओ चाहे फ्रीजिंग कराओ, तुम सॉल्यूशन में कराओ चाहे सॉल्वेंट में कराओ, सॉल्यूट तो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। अगर तुम फ्रीजिंग करा रहे हो तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो फ्रीज कर रहा है, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहा है। चीनी का तो मॉलिक्यूल ऐसा कर नहीं रहा है। तो जो हीट रिलीज होगा वो तो वाटर का मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन हुआ उस प्रक्रिया में रिलीज होगा। उसी प्रकार से प्योर सॉल्वेंट में भी अगर तुम 1 मोल का फ्रीजिंग कराते हो तो वाटर ही फ्रीज कर रहा है, और सॉल्यूशन में भी कराते हो तो भी वाटर ही फ्रीज कर रहा है। अगर दोनों ही केस में हमारा वाटर ही फ्रीज कर रहा है तो फिर क्या हम ये कमेंट कर सकते हैं कि दोनों केस में हीट एक्सचेंज बिल्कुल सेम होगा? हम बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। उल्टा सोच के देखो, अगर मेल्टिंग भी होता है, मान लो कि ऑलरेडी सॉलिड फेज में है, अगर मेल्टिंग भी होता है तो अगर तुम हीट दोगे तो जो भी हीट है उसको एक्सेप्ट करके जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है वही तो मेल्ट करेगा, वही तो लिक्विड फेज में जाएगा। और अगर हम लिक्विड को फ्रीज करा रहे हैं तो भी सॉलिड फेज में जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है वही जा रहा है। हमारा जो चीनी है वो तो बस उसमें पड़ा हुआ है, वो तो हीट का एक्सचेंज नहीं कर रहा अपना फेज चेंज करने के लिए। तो जो फेज चेंज करने के लिए हीट एक्सेप्ट करता है चाहे रिलीज करता है वो केवल सॉल्वेंट होता है, चाहे तुम सोल्यूशन में काम करो चाहे तुम प्योर सॉल्वेंट में काम करो। तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि सोल्यूशन का डेल्टा एच फ्यूजन और सॉल्वेंट का डेल्टा एच फ्यूजन जो है वो बिल्कुल सेम होगा। डेल्टा एच फ्यूजन सोल्यूशन का बराबर हो जाएगा डेल्टा एच फ्यूजन सॉल्वेंट के, और अगर न्यूमरेटर दोनों का बराबर है। और इस डायग्राम से देखो डेल्टा एस फ्यूजन सॉल्वेंट का छोटा है, ये वाला गैप हो गया, और डेल्टा एस फ्यूजन सॉल्यूशन का ये यहां से लेकर यहां तक का गैप है। तो दोनों में बड़ा कौन है? सॉल्यूशन का। तो हम लोग यहां पे कमेंट कर सकते हैं कि डेल्टा एस फ्यूजन सॉल्यूशन का जो है वो बड़ा है डेल्टा एस फ्यूजन सॉल्वेंट से। ठीक है, अब यहां पे देखो एक्सप्रेशन को, ऊपर वाला दोनों का सेम, डिनोमीटर जो है उसमें सॉल्यूशन का डेल्टा एस फ्यूजन जो है वो बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है तो टीएफ क्या होगा? छोटा हो जाएगा, क्योंकि टीएफ इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा एस फ्यूजन इस ये जो है ये बड़ा है इससे, तो टीएफ छोटा हो जाएगा किससे? टीएफ नॉट से। तो हम बोल सकते हैं हेंस टीएफ जो है वो छोटा हो गया टीएफ नॉट से। और अगर टीएफ छोटा हो गया टीएफ नॉट से, टीएफ नॉट प्योर का था और टीएफ सोल्यूशन का है ना, तो सोल्यूशन का जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें डिप्रेशन आ गया सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। इसी घटना को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और बाकी आगे तो देखेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो डेल्टा टीएफ आ जाएगा। डेल्टा टीएफ बराबर मोड ऑफ टीएफ माइनस टीएफ नॉट। ठीक है बच्चों, अब तुमको एक काम देते हैं, वीडियो पॉज करो, ये समझ गए हो अच्छे से। सेम काम तुम बॉइलिंग के केस में करो। बॉइलिंग पॉइंट के लिए करोगे क्या? सेम यही एक्सप्रेशन लिखोगे। डेल्टा एच वेपोराइजेशन जो होगा, तो वेपोराइजेशन तो सॉल्यूट का होता नहीं है, केवल सॉल्वेंट का होता है। तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों के लिए सेम हो जाएगा। और डेल्टा एस को यहां से कंपेयर करके चेक करके देखो कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है कि नहीं आता है। बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट करो अच्छे से। वो वाला काम तुम खुद से करो रफ में, उसके बाद हम करके दिखाते हैं। ठीक है, नोट करो। देखो बच्चों, इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या लिखोगे? यहां से लिखो टीबी बराबर, तो टीबी बराबर आ जाएगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई डेल्टा एस वेपोराइजेशन, लेकिन सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि टीबी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है, नॉट नहीं लगा है इसमें। अगर टीबी नॉट की बात करें तो ये हो जाएगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा एस वेपोराइजेशन, और ये हो जाएगा सॉल्वेंट के लिए। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, तो जो वेपोराइजेशन हो रहा है वो तुम सॉल्यूशन में कराओ चाहे सॉल्वेंट में कराओ, वेपोराइज तो हमारा सॉल्वेंट ही करेगा, सॉल्वेंट तो करेगा नहीं। तो केवल हमारा जो सॉल्वेंट है वही वेपोराइजेशन की प्रक्रिया में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो हीट रिलीज चाहे एब्जॉर्ब केवल सॉल्वेंट करेगा। तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि चाहे आप वेपोराइजेशन को सॉल्यूशन के केस में कराओ, चाहे आप वेपोराइजेशन को सॉल्वेंट के केस में कराओ, ये दोनों का दोनों इक्वल होगा। और ये दोनों इक्वल हो गया। अब डिनोमीटर पे आ जाओ, तो डिनोमीटर में हम देख रहे हैं कि सॉल्यूशन का डेल्टा एस वेपोराइजेशन जो है वो छोटा है, गैप कम है सॉल्वेंट वाले गैप की तुलना में। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एस वेपोराइजेशन जो है वो सॉल्वेंट का छोटा है, डेल्टा एस वेपोराइजेशन सॉल्यूशन का छोटा है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, हेंस तो अगर सॉल्यूशन का डेल्टा एस छोटा है
तो टीवी हमारा बड़ा हो जाएगा टीवी नॉट से, टीवी हो गया टीवी नॉट से बड़ा, इस घटना को हम क्या बोलेंगे, टीवी बड़ा हो गया, सॉल्यूशन का ज्यादा आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और डेल्टा टीवी हो जाएगा टीवी माइनस टीवी नॉट। मोड यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा रहे हैं, लगा भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कर लो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और इधर लिख रहे हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले इसको देखते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, डेल्टा टीएफ था। तो डेल्टा टीएफ एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल नंबर ऑफ पार्टिकल के प्रोपोर्शनल होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल मोल के प्रोपोर्शनल, और मोल जो होगा वो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल भी हम बोल सकते हैं। तो डेल्टा टीएफ जो होता है वो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। इसका प्रूफ नहीं पढ़ना, हमें डायरेक्ट इस चीज को पढ़ना है। उसी प्रकार से हम लोग ये बोल सकते हैं डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, ये दोनों का दोनों मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर ये दोनों का दोनों मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है, देखो बच्चों मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है तो कैसे ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ। अगर तुम 1 kg पानी में, अगर तुम 1 kg पानी में 1 मोल यूरिया मिलाते हो तो उसका मोलैलिटी 1 होगा। और कोई दूसरा सोल्यूशन है ना, उसमें भी 1 kg पानी है लेकिन उसमें तुमने 1 मोल चीनी मिलाया है तो उसका मोलैलिटी 1 होगा। तो ये दोनों का दोनों सोल्यूशन का मोलैलिटी हो गया 1। अगर मोलैलिटी हो गया 1 और दोनों में पानी ही है तो दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आएगा, चाहे बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन आएगा, हम ये ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंटली कि दोनों सेम आता है। इससे ये प्रूफ हुआ कि इन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि एक में चीनी मिला हुआ है एक में यूरिया मिला हुआ है ना। आंसर हमारा सेम इसलिए आया कि दोनों का 1 मोल ही मिला हुआ है। 1 मोल का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। अगर तुम 1 मोल को हटा के 2 मोल ऐड कर देते हो तो तुम पाओगे कि जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन है, एलिवेशन है, बॉइलिंग पॉइंट में दोनों का दोनों डबल हो जाता है। चेंज डबल हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट डबल नहीं होता है, उसमें जो चेंज आया वो डबल हो जाता है, चीनी के केस में भी और यूरिया के केस में भी। तो इससे और प्रूफ हो गया कि हमने सॉल्यूट को सेम रखा लेकिन उसका नंबर ऑफ पार्टिकल डबल कर दिया तो डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीवी डबल हो जा रहा है। इसका मतलब वो नंबर ऑफ पार्टिकल के प्रोपोर्शनल है, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल के प्रोपोर्शनल है तो एवोगैड्रो नंबर से भाग दे दो जो कि कांस्टेंट है, तो मोल के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और अगर मोल के प्रोपोर्शनल है तो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इस पे कमेंट कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रखें तो मान लो के नाम का हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रखा, लेकिन यहां भी जब तुम रखोगे तो यहां भी एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा कोई दूसरा। तो हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको नाम दे देते हैं के और इसको नाम दे देते हैं के बी। तो डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू मोलैलिटी, रट जाओ इसको अच्छे से, और डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है बच्चों, तो जहां पे के एफ और के बी क्या है, तो के एफ और के बी दोनों का दोनों प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका कोई ना कोई यूनिट होगा, तो यूनिट क्या आएगा, यूनिट ऑफ के एफ। एक साथ भी लिख सकते हो और के बी, लेकिन अलग अलग कर रहे हैं तो अलग ही लिख देते हैं, यूनिट ऑफ के बी। तो देखो तो यूनिट क्या आएगा इसका, तो के बराबर क्या आया, डेल्टा टीएफ बाई मोलैलिटी। डेल्टा टीएफ क्या होता है, चेंज, और टेम्परेचर में चेंज डिग्री सी और केल्विन दोनों स्केल पे सेम होता है। तो तुम डेल्टा टी का यूनिट केल्विन ही बोल सकते हो, डिग्री सी बोल सकते हो। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला पढ़े होगे, मोल ऑफ सॉलिड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलैलिटी का जो यूनिट होगा वो मोल पर केजी हो जाएगा, और ये दूसरे साइड में गया तो ये बन जाएगा केजी पर मोल। तो इसका यूनिट हो गया डेल्टा टीएफ के लिए केल्विन, और जब ये दूसरे साइड गया तो किलोग्राम पर मोल। इसी को शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो, केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसका भी सेम यूनिट आ जाएगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल। नाम क्या होता है, तो केबी और केब जो हो गया, केब का नाम होता है, एक बात बताओ, अगर हम मोलैलिटी को 1 कर दें, अगर हम मोलैलिटी को 1 कर दें तो डेल्टा टीएफ केएफ के बराबर हो जाएगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 1 का मतलब मोलल हो गया, मोलल सोल्यूशन। एक मोलैलिटी, जिस सोल्यूशन का मोलैलिटी 1 हो उसे हम मोलल भी बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मोलल है ना, मोलल कंडीशन में केएफ जो है वो डेल्टा टीएफ के बराबर है। तो केएफ को हम बोल सकते हैं, केएफ इज कॉल्ड मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। बिल्कुल सिंपल सा नाम है ना, डेफिनेशन से ही आ गया, फॉर्मूले से ही आ गया।
उसी प्रकार से केवी को क्या बोलोगे? केवी इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, ये बोल सकते हैं। लेकिन एक और नाम है दोनों का। केव का दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। याद रखना, एग्जाम में अगर आ गया तो कंफ्यूज मत करना। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। नाम याद रखना, स्पेलिंग याद रहता नहीं रहा है ना। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और ये हो गया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट अगर एग्जाम में दिया है तो केव की बात कर रहा है, अगर इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट दिया है तो वो केवी की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारा केफ और केवी डिपेंड करता है इस बात पे। केव जो है वो फ्यूजन से रिलेटेड है, चाहे फ्रीजिंग से रिलेटेड है। केवी जो है वो बॉइलिंग से रिलेटेड है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, केव और केवी का फॉर्मूला, है ना। लेकिन वो फॉर्मूला तुमको डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं, उसको तुम डायरेक्ट याद कर लो। उससे रिलेटेड सवाल बहुत ही कम आता है, रेयरली ही आता है, ना के बराबर आता है। लेकिन फिर भी याद रखोगे कि, है ना, अगर आ गया तो तुम उसको छोड़ोगे नहीं फिर। ठीक है, तो के बराबर क्या होता है? के बराबर याद करो आर। आर क्या हो गया? गैस कांस्टेंट। याद हुआ? आर हो गया गैस कांस्टेंट इनटू टीएफ नॉट का स्क्वायर। टीएफ नॉट क्या हुआ? तो ये फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का हुआ, पहले बता चुके हैं, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, इनटू, अब देखो यूनिट क्या था केएफ का? केजी पर मोल, है ना। तो यहां पे मोलर मास आएगा, मोलर मास सॉल्वेंट का, तभी यूनिट आ रहा है ग्राम पर मोल का। ग्राम को 1000 से भाग दे दोगे तो केजी आ जाएगा। तो यहां लिखोगे, रटने का तरीका भी है ना। यूनिट से याद रखना, यूनिट में केजी पर मोल है तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर में आएगा। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर में आ गया, लेकिन यूनिट है केजी में, तो इसको केजी में चेंज करने के लिए क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मोलर मास है इसको आप ग्राम पर मोल में रख रहे हो। ग्राम पर मोल का डेटा रखोगे और फॉर्मूले में ही 1000 को याद कर लेना, तो तुमको अलग से यूनिट चेंज करने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, एक और टर्म होता है यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। किसका? प्योर सॉल्वेंट का। किसका होता है? प्योर सॉल्वेंट का डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। और बिकॉज की ये डेटा पर मोल में है तो तुम्हारा डेल्टा एच फ्यूजन जो है वो भी पर मोल में होना चाहिए। याद रखना इस चीज को। पर ग्राम में दिया है एग्जाम में, मान लो पर ग्राम में दे दिया तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करके 1 मोल के लिए निकालोगे, तब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। तो ये होना चाहिए पर मोल में, एनर्जी पर मोल, जूल पर मोल, कैलोरी पर मोल, इस तरीके से। अगर जूल पर मोल है तो आर का वैल्यू रखोगे 8.314। अगर कैलोरी पर मोल है तो आर का वैल्यू रखोगे 2 कैलोरी पर मोल। बात आ रही है समझ में? तो अगर साइड में लिखना है तो लिख लेना। हम क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग को आर का यूनिट नहीं पता है। ठीक है, अगर लिखना भी चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, इसका यूनिट हो जाएगा एनर्जी पर मोल। ये पर मोल में रहना चाहिए, पर ग्राम में नहीं, फिर से बोल रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल इसी तरह से बताओ। केबी क्या होना चाहिए? केबी बराबर भी आर तो आएगा ही आएगा, उसके बाद आ जाएगा टीबी नॉट का स्क्वायर, बॉइलिंग पॉइंट का, प्योर के बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करोगे? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से। फिर से मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि यहां भी केजी पर मोल है। इसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ग्राम पर मोल का और उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए केजी पर मोल में। बचा यहाँ पे डेल्टा एच। तो डेल्टा एच कौन सा? फ्यूजन का या वेपोराइजेशन का? तो क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वेपोराइजेशन का डेटा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा केबी का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, याद रखना दोनों। तो एक भी याद रहा तो दूसरा अपने आप याद रहेगा। यहां भी सेम चीज, ये रहना चाहिए पर मोल में डेटा। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोलैलिटी, और जो केएफ है हमारा वो आर टीएफ नॉट स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा एच एफ इंटू 1000। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से नोट करो। ये टॉपिक यहाँ खत्म हुआ। अब हमें इसका न्यूमेरिकल देखना है, लेकिन न्यूमेरिकल अगर नहीं करोगे तो भी सवाल बनने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल इसी के बेसिस पे देख लेते हैं, केएफ वाला। उसके बाद फिर हम बाकी सवाल देखेंगे। नोट कर लो। देखो बच्चों, फर्स्ट में कर रहा है कैलकुलेट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केवी। केवी पूछ रहा है, तो केवी का फॉर्मूला क्या होता है? आर टीवी नॉट स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000, और यहां पे आ जाता है डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन। डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन आगे बोल रहा है फॉर वाटर एंड द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ रहा है ना। तो डेल्टा टीबी से हमारा एलिवेशन निकलेगा, और एक बार एलिवेशन निकला तो पुराने वाले बॉइलिंग पॉइंट में उतना ऐड कर देंगे तो नया वाला बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा।
0.1 मोलर यूरिया सोल्यूशन, मोलैलिटी दिया है 0.1। आगे बोल रहा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखो यहाँ पे हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो, इंथैल्पी हो, चाहे लेटेंट हीट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा यूनिट देखोगे। यूनिट में पर ग्राम है, नाम लिखा है मोलर, सॉरी मोलर नहीं, केवल हीट लिखा है। मोलर लिखेगा तो पर मोल में ही रहेगा, केवल हीट लिखा है चाहे इंथैल्पी लिखा है तो पर ग्राम का डेटा है। लेटेंट हीट भले ही लिखा है लेकिन इसका डेटा देखो क्या दिया है, 9.72 किलो कैलोरी पर मोल दिया है। तो नाम भले ही लेटेंट हीट है लेकिन ये वास्तव में मोलर का डेटा है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। यूनिट पक्के से देखना कि पर मोल का डेटा दिया है या पर ग्राम का दिया है। हमें पर मोल का चाहिए था, पर मोल का दिया है, तो वैल्यू यहीं से पुट करते हैं 9.72, लेकिन किलो कैलोरी है तो 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, कैलोरी में आ गया। अगर ये कैलोरी में है तो आर का वैल्यू 2 कैलोरी रखेंगे। टीबी नॉट का मतलब प्योर का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है, प्योर का बॉइलिंग पॉइंट है 373.15। 373.15 एक्चुअली 100 डिग्री सी होता है, तो वाटर का तुमको पता भी है कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है। तो यहां हम रख रहे हैं 373.15 का स्क्वायर। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, तो वाटर है तो पानी का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है, और नीचे में 1000 से डिवाइडेड है। हम लोग देखो ग्राम पर मोल में रखें, 1000 से फॉर्मूले में ही डिवाइड करके उसको केजी में कन्वर्ट कर लेना, तुम कर देगा, तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से ये पूरा का पूरा अगर तुम सॉल्व करोगे और इसमें कोई चेंज नहीं लाना तो आपका आंसर आ जाएगा 0.512 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। आगे हमारा 0.512 केल्विन इधर लिखा हुआ है, केल्विन किलोग्राम पर मोल गलत दिया हुआ है, केल्विन यहां होगा और केजी पर मोल में -1 होगा, ठीक है। सॉरी केवल पर मोल में होगा, मोल में केवल -1 होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ही बताओ, तो पहले डेल्टा टीबी निकाला जाए। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी टाइम्स मोलैलिटी। केबी कितना आया 0.512, मोलैलिटी दिया हुआ है 0.1, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.0512। डिग्री सी बोल दो चाहे केल्विन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये टेम्परेचर में चेंज है। तुम चाहो तो नया वाला बॉइलिंग पॉइंट, अब पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो बॉइलिंग पॉइंट टीबी क्या होगा, अगर तुम डिग्री सी में निकालना चाहो तो 100 डिग्री सी में इसको ऐड कर दो 0.0512 को, तो ये आ जाएगा 100.0512 डिग्री सी, ये नया वाला आ गया। लेकिन अगर तुम केल्विन में निकालना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, 373.15 जो कि इतना केल्विन पहले था उसमें भी इसी को ऐड करोगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज डिग्री सी और केल्विन दोनों स्केल पे सेम होता है। तो ऐड करोगे तो 0.0512 केल्विन आ जाएगा और ये ऐड होकर आ जाएगा 0.122 केल्विन, ये नया वाला बॉइलिंग पॉइंट आया। अगर तुमसे केवल डेल्टा टीबी पूछता तो तुम्हारा यही आंसर आ जाता, लेकिन अगर नया वाला बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है तो पुराना जो बॉइलिंग पॉइंट था उसमें एलिवेशन आया इतने का, तो इतना ऐड करोगे तब तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। समझ गए, नोट कर लो इसको। अगले में कह रहा है कि 10.6 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है ना। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कौन सा सॉल्यूट है नहीं दिया, पक्के से इसका मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा, है ना। जब भी कोई मास देके छोड़ दे, फॉर्मूला वगैरह नहीं दे, तो क्योंकि मोलैलिटी निकालने में फॉर्मूला तो चाहिए होता है, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होता है, और वो दिया नहीं है, यानी वो पूछेगा। इज डिसॉल्व इन 740 ग्राम ऑफ ईथर, ईथर में डिसॉल्व किया। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड बाय 0.284 डिग्री सी। रेज्ड बाय यानी डेल्टा टीबी दे दिया, डेल्टा टीबी दे दिया 0.284 डिग्री सी। आगे बोल रहा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट, है ना। फिर से बोल रहे हैं जो यूनिट है वो केल्विन केजी पर मोल तो है ही, डिग्री सी केजी पर मोल भी बोल सकते हो। ये चेंज है, चेंज डिग्री सी केल्विन दोनों पे सेम होता है, कंफ्यूज मत करना। ये मत बोलना कि आंसर आ रहा है केल्विन में आपने डिग्री सी क्यों लिखा है, दोनों सेम चीज है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज है, टेम्परेचर अलग अलग होता है, टेम्परेचर चेंज अलग अलग नहीं होता है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बच्चों। मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट को मोलर, है ना, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी हम बोल सकते हैं। ईथर का दिया हुआ है 2.11, यानी के भी दे रखा है 2.11 डिग्री सी, देखो डिग्री सी में दे दिया ना, डिग्री सी केजी पर मोल, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो सवाल है ये लिक्विड सॉल्यूशन का सबसे फेमस सवाल है। मैक्सिमम सवाल जो होता है तुम नोटिस किए होगे आरएलबीपी में भी, और यहां भी मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट इसमें खूब पूछेगा। तो ऐसे सवाल के एकदम कमांड रखना, कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टीबी कितना है 2.11 इज इक्वल टू
सॉरी डेल्टा टीवी कितना है 0.284। केबी कितना है, तो केबी दिया हुआ है 2.11। मोलालिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास कितना है 10.6, ऊपर में लिखो 10.6, लेकिन हमें मोल चाहिए, तो मोल बराबर मास बाई मोलर मास। मोलर मास नहीं पता, उसको हमने मान लिया कैपिटल एम, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर नहीं पता मोलालिटी का फॉर्मूला तो कंसंट्रेशन टर्म को अच्छे से पढ़ लेना। मोलालिटी बराबर होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट ये रहा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 740 ग्राम, तो 740 इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। यहां से सॉल्व करोगे तो आपका मोलालिटी आ जाएगा 2.11 इंटू 10.6 डिवाइडेड बाई 740 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.284, है ना। मोलर मास ग्राम पर मोल में लिखो, आंसर कितना आना चाहिए आपका 106 आना चाहिए। तो इसको पक्का ट्राई करना, इस तरह के सवाल पे कमांड रखना, नोट कर लो। देखो बच्चों, और सवाल, सारा सवाल जरूर करना। सवाल हम वही पिक करते हैं जिसको करना इंपॉर्टेंट है, अलग अलग कॉन्सेप्ट वाला सवाल। तो ऐसा नहीं है कि स्किप कर जाओगे कि सारा सवाल तो कर ही लेंगे, थियरी पढ़ ली है तो, है ना। जो भी सवाल हम उठा रहे हैं लेक्चर में, वो मान के चलो कि थियरी का ही हिस्सा है, वो भी सिखाने के लिए उठाया जा रहा है। तो फर्स्ट में कर रहा है कि एक्वा सोल्यूशन है। एक्वस का मतलब वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया, और उसमें एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, और वो बॉयल कर रहा है 100.17 डिग्री सी पे, बॉयल कर रहा है 100.17 डिग्री सी। तो डेल्टा टीबी कितना होगा, आपको पता है कि पानी जो है वो 100 पे बॉयल करता है, तो डिफरेंस कितने का आ गया 0.17 डिग्री सी का डेल्टा टीबी आ गया। कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन फ्रीज, किस टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। तो डेल्टा टीएफ बराबर होता है केएफ इंटू मोलालिटी, और डेल्टा टीबी बराबर होता है केवी इंटू मोलालिटी। क्योंकि सेम सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो मोलालिटी सेम होगा, दोनों का रेशियो ले लो। तो डेल्टा टीएफ बाई डेल्टा टीबी बराबर आ गया के बाई केबी, है ना। डेल्टा टीएफ हमसे डेल्टा टीएफ नहीं पूछ रहा, वैसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ से निकलेगा। तो डेल्टा टीएफ बाई डेल्टा टीबी कितना है 0.17, है ना। डिग्री सी चाहे 0.17 केल्विन, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है। के बाई केवी, अब देखो बच्चों, भले ही डेटा यहां दिया है, लेकिन आप पानी का केफ और केवी रटे रहोगे अच्छे से। पानी का केफ जो होता है 1.86 होता है, और केवी 0.512 होता है। एकदम रटे रहना इसको अच्छे से, काम आएगा। तो केफ कितना लें, ऊपर में 1.86, नीचे में केवी 0.512। यहां से अगर सॉल्व करोगे तो डेल्टा टीएफ बराबर आ जाएगा 1.86 डिवाइडेड बाई 0.512, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.17 से। इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.62 डिग्री सी आना चाहिए। तो ये चेंज आया, ये डिप्रेशन आया, इतने से घटेगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होगा कितना, तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, नहीं कुछ दिया हुआ है तो हम नॉर्मल ले लेंगे 1 atm प्रेशर का 0 डिग्री सी, और उसमें डिप्रेशन आया 0.62 का, तो इसको माइनस कर दो 0.62 डिग्री सी, तो हो जाएगा माइनस 0.62 डिग्री सी नया वाला फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री सी पहले था, सॉल्यूट ऐड करने से इतने का कमी आया उसमें, तो उतना हम माइनस कर दिया, तो नया वाला फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, नोट कर लो, अगला करते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, इसमें कह रहा है कि एलिमेंट्स एक्स एंड वाई फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला XY2 एंड XY4। एक फॉर्मूला है XY2 और एक फॉर्मूला है XY4। कह रहा है कि जब इसको डिसॉल्व किया गया 20 ग्राम बेंजीन में, तो बेंजीन का मास आ गया हमारे पास 1, कितना डिसॉल्व किया गया 1 ग्राम XY2 को 1 ग्राम डिसॉल्व किया, तो नोटिस कर रहा है कि लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3। तो अगर इस केस में लिखोगे डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोलालिटी, तो कितने से डिक्रीज करा दिया फ्रीजिंग पॉइंट को 2.3 से। केएफ कितना दिया है बेंजीन का केएफ दिया है 5.1 इंटू मोलालिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या था 1 ग्राम, तो 1 बाई मोलर मास। लेकिन बच्चों XY2 में हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई का एटॉमिक मास नहीं पता। अगर वो निकल जाए तो मोलर मास निकल जाता है, लेकिन ये तो पता ही नहीं है। तो एक काम कर रहे हैं, एक्स का एटॉमिक मास mx मान लो और y का एटॉमिक मास my मान लो। तो XY2 का मोलर मास कितना हो जाएगा mx प्लस 2my हो जाएगा, क्योंकि y यहाँ पे 2 है, तो ये मोल निकल गया, डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻³ बेंजीन का मास केजी में।
है ना, नीचे में सॉल्वेंट का मास होता है केजी में, वैल्यू पुट कर दिए। अब यहां से आप चाहो तो एक इक्वेशन लिख सकते हो, mx प्लस 2 टाइम्स my इज इक्वल टू 2 ये नीचे आके लेफ्ट साइड में चला गया तो 5.1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2.3 इंटू 20, और ये अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर में चाहो तो 1000 लिख सकते हो। तो ये एक इक्वेशन आ गया, इसको आप एक इक्वेशन आ गया, 2 वेरिएबल है। बिल्कुल यही काम करेंगे xy4 के लिए। तो xy4 के लिए क्या लिखोगे, सेम चीज, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टीएफ कितना दिया है 1.3 लिख दिया जाए 1.3, केएफ कितना है 5.1, मोलैलिटी फिर से 1 ग्राम डिसॉल्व किया तो 1 बाई मोलर मास। तो xy4 का मोलर मास कितना आएगा, mx प्लस 4 my आएगा, mx प्लस 4 my डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 टू द पावर -3। अब यहां से लेफ्ट साइड में ले जाओ इसको, तो mx प्लस 4 my इज इक्वल टू इधर गया 5.1 इंटू 1000, ये नीचे है डिनोमिनेटर में, तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो ऊपर चला जाएगा और 1.3 नीचे आ जाएगा, 1.3 इंटू 20, ये 10 टू द पावर -3 को ऊपर भेज दिया तो 1000 बन गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता ही होगा, इसको सॉल्व करके छोटा सा नंबर ले आना, इसको भी सॉल्व करके छोटा सा नंबर ले आना। 2 इक्वेशन 2 अननोन, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दोगे तो my आ जाएगा, my का वैल्यू पुट कर दोगे तो mx आ जाएगा। कहने का मतलब यहां के बाद केवल मैथ्स है, हम चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो। देखो बच्चों, आज का लास्ट सवाल, आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ना, सबसे बढ़िया सवाल, इसको जरूर करना। ठीक है, ऐसे सवाल में देखो क्या बोलेगा कि तुमको एक सॉल्यूशन दे देगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट होगा, और उसको बोलेगा कि उसको हम ठंडा कर दिए बहुत लो टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे तक उसको ठंडा कर दिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे तक ठंडा करोगे तो सॉल्वेंट फ्रीज करना शुरू कर देगा, लेकिन सारा सॉल्वेंट पूरा का पूरा फ्रीज नहीं करेगा, कंप्लीटली फ्रीज नहीं करेगा। बोलेगा कि अगर हम उसको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर तक ठंडा कर दिए तो बताओ सॉल्वेंट का कितना मात्रा फ्रीज होकर उसमें से अलग हो जाएगा। ठीक है, अलग होने का मतलब रहेगा उसी में, लेकिन वो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं रहेगा, वो सॉल्वेंट हो गया सॉलिड फेज में। ठीक है, तो इसमें कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ आइस दैट विल सेपरेट आउट ऑफ कूलिंग अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन को ठंडा करने पे कितना आइस सेपरेट होगा, जिसमें 50 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल है। इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या होता है, ये कहलाता है इथिलीन ग्लाइकॉल, CH2OH। इसका मोलर मास अगर निकालोगे तो 2 कार्बन 24 हो गया, 6 हाइड्रोजन है ना, 6 और तो 30 हो गया, और 1 ऑक्सीजन का 32, तो ये हो जाएगा 62 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास आ गया। 50 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल है, 200 ग्राम पानी है, बोल रहा है कि उसको 9.3 तक ठंडा कर दो, नीचे 9.3 तक नीचे ले जाओ, यानी -9.3 तक, 0 से 9.3 हम नीचे ले गए। तो बोल रहा है कितना आइस इसमें सेपरेट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअली एक बात बताना, आइस सेपरेट हुआ जमा, लेकिन है तो उसी सॉल्यूशन में, और सेम सॉल्यूशन में अगर लिक्विड सॉल्यूशन भी है आइस भी है तो दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, और अगर इक्विलिब्रियम होगा सॉलिड और लिक्विड के बीच में तो वो जो भी टेम्परेचर होगा नया वाला फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। तो अगर तुम यहां तक ठंडा इसको कर दिए तो अब हम ये बोल सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट वाटर जो है वो 0 डिग्री सी पे फ्रीज करता है, और इस टेम्परेचर तक ले जाकर तुम अगर छोड़े हो तो यही टेम्परेचर नया वाला फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और पानी जो है वो आइस बन के खुद को सेपरेट करके कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करेगा, है ना, कि इस नए वाले टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट के जगह पे जस्टिफाई कर सके। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं हम, जैसे हमारा सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, और तुम इसको ठंडा कर दिए 9.3 डिग्री सी तक, तो जो हमारा सोल्यूशन था उसमें से आइस बनना शुरू हो गया, ऐसे ऐसे आइस बना, तो आइस और वाटर के बीच में तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो यही हमारा टेम्परेचर नया वाला फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो अगर ये नया वाला फ्रीजिंग पॉइंट हो गया तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम यहां एप्लीकेबल होना चाहिए, और जब इस फॉर्मूले को तुम लगाओगे तो क्योंकि कुछ आइस सेपरेट हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट का मास तुम 200 ग्राम नहीं लोगे बल्कि थोड़ा सा कम लोगे। अब यही तुमसे पूछ रहा है कि कितना कमेगा, यही तुमसे पूछ रहा है। तो हम करते क्या है ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए कि जो नया वाला फ्रीजिंग पॉइंट है उसके हिसाब से डेल्टा टीएफ यहां रख दो। केएफ तो तुमको पता ही है, मोलैलिटी के इक्वेशन में जब सॉल्यूट का मोल रखोगे तो फ्रीज करने से सॉल्यूट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम बताए थे कि सॉल्यूट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोल्यूशन का हिस्सा ही है। तो सॉल्यूट तो वही रखोगे तुम, 50 ग्राम जो इथिलीन ग्लाइकॉल है, और वाटर तुमको नहीं पता क्योंकि कुछ सेपरेट कर गया और कुछ अभी भी बचा हुआ है, तो हम इसको W ग्राम मान लेंगे। जब तुम W को निकालोगे तो तुम पाओगे कि वो 200 ग्राम से थोड़ा सा कम आता है। तो शुरू में तो 200 ग्राम पानी था,
और मान लो कि तुम सॉल्व किए तो और 150 ग्राम आ गया, तो ये 50 ग्राम गया कहाँ? तुम्हारा आंसर होगा कि ये आइस बन के सेपरेट हो गया सो दैट कि नए वाले टेम्परेचर -9.3 डिग्री सी पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सके। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है ना। सॉल्व करते हुए फिर से समझाएंगे। तो देखो डेल्टा टी बराबर क्या है? केएफ इंटू मोलैलिटी। कहां तक ठंडा किया गया? -9.3 डिग्री सी तक। और पानी का, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0। तो डिप्रेशन कितने का आया? तो डेल्टा टीएफ हो गया 0 से -9.3 डिग्री सी तक नीचे गया है, तो कमी कितने का आया? 9.3 डिग्री सी का आया। नहीं तो 0 में से इसको माइनस कर लो, मैथमेटिकली करना है तो 0 ऐसे कर लो, 0 माइनस -9.3 डिग्री सी, तो ये हो जाएगा 9.3 डिग्री सी। ये चेंज है, इतने से घट गया फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहां हम लिख दे रहे हैं 9.3 डिग्री सी। केएफ कितना है पानी का? 1.86 होता है, दिया हुआ भी है। मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कितना था? 50 ग्राम, 50, लेकिन मोल चाहिए, तो कितने से डिवाइड करेंगे? 62 से। मोल आ गया इसका। वाटर का मास नीचे में, तो वाटर का मास अब 200 ग्राम नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ मास जो है वो आइस में कन्वर्ट हो गया, तो हम इसको लेंगे W इंटू 10⁻³ W हो गया पानी का मास ग्राम में, उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ मोलैलिटी का फॉर्मूला याद रहना चाहिए बच्चों। बार बार हम मोलैलिटी को यूज किए हैं, लेकिन हम फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको आता होगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये तो खूब इस्तेमाल होता है, ये तो तुम्हारे बिल्कुल एकदम रटा हुआ रहना चाहिए, तो उसी को हमने डायरेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब यहाँ से अगर W निकालोगे तो W बराबर आ जाएगा 1.86 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 62 इंटू 9.3, और ये ऊपर में चला जाएगा 1000। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करके निकाल लो कितना आना चाहिए। 200 में से 38.71 को माइनस करने पे जितना आएगा वो तुम्हारा यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए। निकाल के लिख देते हैं कितना आएगा, 161.29 ग्राम ये आना चाहिए सॉल्व होकर, ये सॉल्व होकर है ना, इतना आना चाहिए। तो ये नया वाला पानी है, 9.3 डिग्री तक तुम ठंडा किए तो सॉल्यूशन में बोल रहा है कि अब इतना ही पानी बचा है, तो रेस्ट कहां गया? तो रेस्ट आइस बन के सेपरेट हो गया, तो हम लिखेंगे आइस सेपरेटेड बराबर, तो 200 में से माइनस कर दो 161.29 को, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 31.71 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना इसको, यही आएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए इसको? तो ऐसा सवाल पे कमांड रखना, बार बार पूछता है कि किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर तक अगर हम ठंडा कर दें तो क्या सीन होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जितने तक ठंडा करेगा उसके हिसाब से डेल्टा टीएफ ले लेना। केएफ जो दिया होगा, मोलैलिटी में सॉल्वेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्वेंट को एज्यूम कर लेना। जैसे सॉल्वेंट निकल कर आएगा है ना, शुरू में जो दिया था और अभी जितना आया, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही वो मास होगा जो कि सेपरेट हो चुका है। ठीक है, नोट कर लो। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 3 पढ़ लिया, RLBP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि हमारा चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।